नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीट जेईई परीक्षा पर चल रहे विवाद के बीच यूजीसी के फैसले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, यूपी में बुनकरों के हाल की, जानेंगे कि पायलट और गहलोत में अब क्यों छिड़ी है रार, क्यों बीजेपी नेताओं को नहीं रहा पीएम मोदी पर भरोसा, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच प्लेन पर क्यों हो रही है चर्चा, और आखिर में बात होगी आरबीआई के बड़े दावे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार। 21 सितंबर तक 100 वर्चुअल रैलियां करेगी कांग्रेस। 1 सितंबर से शुरू होगा रैलियों का दौर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे वर्चुअल रैली को संबोधित। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के 9 महीने बाद फिर साथ नजर आए देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। पुणे के एक कार्यक्रम में साथ दिखाई दिए फडणवीस और पवार। बीते साल 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं ने साथ ली थी शपथ। फेसबुक को राजनीतिक विज्ञापन देने के मामले में बीजेपी सबसे आगे। बीजेपी ने फरवरी 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक फेसबुक को 4 करोड़ 61 लाख रुपए के दिए विज्ञापन। इस मामले में दूसरे स्थान पर आई कांग्रेस। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शिवराज सरकार पर तंज। कहा, फसल खराब होने से अन्नदाता परेशान, लेकिन सरकार उपचुनाव की तैयारी में है व्यस्त। राज्य में जल्द होने हैं 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 354 अंकों की बढ़त के साथ 39,467 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 88 अंक ऊपर 11,647 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महामारी के दौर में मुश्किलें तो सभी के सामने हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा परेशान छात्र दिखाई दे रहे हैं। सत्र आधा निकल चुका है, लेकिन स्कूल कॉलेज एक दिन के लिए भी नहीं खुले हैं। हां, परीक्षाओं की तारीख जरूर आ गई है। जी हां, नीट और जेईई परीक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर सरकार अड़ गई है, जिसे लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सरकार स्कूल और कॉलेज नहीं खोल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छात्रों को परीक्षा देने पर मजबूर कर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट जेईई परीक्षाओं के साथ विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर छात्रों को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षाएं देनी होंगी और इसके बाद सरकार परीक्षाएं कराने पर अड़ गई है। छात्रों को इस मामले में विपक्ष का साथ भी मिल गया है। आज 6 राज्यों के मंत्रियों ने नीट जेईई परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दाखिल करने वाले मंत्रियों में पश्चिम बंगाल के मेलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, राजस्थान के रघु शर्मा, पंजाब के बलबीर सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय सामंत शामिल हैं। याचिका में कोर्ट से 17 अगस्त को लिए उस फैसले को दोबारा विचार करने की मांग की गई है, जिसमें परीक्षाओं को रोक लगाने से मना किया गया था। कोर्ट द्वारा परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद सरकार ने परीक्षाओं के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया था। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। सरकार के इसी रुख को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई थी। उसी में कोर्ट जाने की सहमति बनी थी और आज नेता कोर्ट पहुंच भी गए हैं। अब इस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने आज विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों को कोई राहत नहीं दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है उनके लिए परीक्षा कराना मुमकिन नहीं, तो वो यूजीसी के पास जा सकता है। राज्य अंतिम वर्ष की बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का फैसला लिया था, जिसके बाद देश भर के छात्रों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को टालने के लिए याचिका दायर की थी और इस मामले को लेकर कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर लिखित रूप से अपनी अंतिम दलील दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की बात की है। इस फैसले के बाद साफ है कि छात्रों को परीक्षाएं देनी होंगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। छात्रों के सामने इधर कुआं और उधर खाई वाली नौबत आ गई है। राजीव जी, सरकार तो साफ कर चुकी है कि बिना परीक्षा के वो डिग्री नहीं देगी। छात्रों को मजबूर किया जा रहा है इन हालात में कि वो परीक्षा देने आए, लेकिन क्या इस समय देश में परीक्षाएं जरूरी हैं? सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि परीक्षाएं नहीं होंगी तो छात्रों का 1 साल बेकार हो जाएगा, लेकिन वही सरकार संसद का सत्र बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हर चीज पर वर्चुअल तरीके से करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि छात्रों का 1 साल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी जिंदगी? देखिए आदित्य, कहा जाता है कि मुश्किल घड़ी में ही आपकी काबिलियत की असली परीक्षा होती है। जब सोना आग में तपता है तभी उसमें अधिक निखार आता है, और इस नज़रिए से अगर देखें तो मौजूदा सरकार अपनी परीक्षा में खरी नहीं उतर पा रही है। यानी उसे 24 कैरेट सोने जैसा शुद्ध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। स्वास्थ्य मुसीबत अकेले भारत में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में आई है, और कई जगह जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षा
परीक्षाएं भी उन्हीं में शामिल हैं। अब तक स्थितियां सामान्य थीं तो परीक्षाएं समय पर होती थीं और विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में जाने का मौका या डिग्री लेने का मौका उसी आधार पर मिलता था। अभी हालात दूसरे हैं और असाधारण समय में फैसले भी असाधारण ही लेने होते हैं। लेकिन मोदी सरकार इस वक्त भी सामान्य दिनों की तरह ही परीक्षाएं करवाने की बात कह रही है, जो वाकई चिंता की बात है। एक और नीट और जेईई का वक्त काफी करीब आ चुका है, इन परीक्षाओं का वक्त काफी करीब आ चुका है और इसे लेकर विरोध देश भर में हो रहा है। मगर सरकार शायद इसी बात से खुश है कि कुछ शिक्षाविदों ने परीक्षा लेने से सहमति जताई है। क्या ये शिक्षाविद स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं आदित्य, जो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि लाखों छात्र जब देश में एक साथ परीक्षा देने निकलेंगे तो सबका स्वास्थ्य सही रहेगा? ऐसे ही अंतिम वर्ष के छात्रों को भी परीक्षा के बाद ही प्रमोट करने के यूजीसी के फैसले को भी मान लिया गया है, लेकिन छात्र इससे भी चिंतित हैं। बल्कि ये कहें कि वो तो दोहरी चिंता में हैं। एक तरफ उन्हें अपने एक साल की चिंता है तो दूसरी तरफ स्वस्थ भविष्य की चिंता है। दुख इस बात का है कि मोदी सरकार के पास उनकी इन चिंताओं का कोई समाधान नहीं है। सरकार जो है वो छात्रों के जीवन से ज्यादा उनके एक एकेडमिक ईयर को तवज्जो दे रही है। अब बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मौजूदा समय में सभी लोग परेशान हैं। खासतौर पर छोटे कारोबारी पूर्णबंदी के बाद से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। अब काम शुरू करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। इस तंगी का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के बुनकरों पर दिख रहा है, जिसे लेकर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सूबे की योगी सरकार से मदद की अपील की है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में आए स्वास्थ्य संकट ने रोजगार के हर क्षेत्र पर गंभीर असर डाला। कहीं लोगों की नौकरियां गई तो कहीं हुनरमंदों का काम चौपट हुआ। लेकिन सरकार इन परिस्थितियों को संभालने में विफल साबित रही और सरकार की इसी नाकामी के कारण आज उत्तर प्रदेश के बुनकरों का हाल बेहाल है। बुनकरों की इसी स्थिति पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर के जरिए बुनकरों का मुद्दा उठाया है और योगी सरकार से बुनकर परिवारों को आर्थिक मदद देने की अपील की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में ट्वीट कर लिखा, मैंने 13 मई को यूपी सरकार को पत्र लिखकर बुनकरों का बिजली बिल माफ करने व लॉकडाउन से उपजे संकट में मदद के लिए प्रत्येक बुनकर परिवार को 12,000 रुपए प्रति माह देने का निवेदन किया था। बुनकरों की बुरी हालत को देखते हुए सरकार को तुरंत ये कदम उठाने चाहिए ताकि इस कला को बचाया जा सके। कांग्रेस महासचिव ने कहा, बुनकरों की बुरी हालत को देखते हुए सरकार को तुरंत ये कदम उठाने चाहिए ताकि इस कला को बचाया जा सके। इससे पहले भी प्रियंका गांधी सूबे की योगी सरकार को पत्र लिखकर बुनकरों के लिए मदद की अपील कर चुकी हैं। आपको बता दें कि वाराणसी का बुनकर उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इस वक्त इन पर भी स्वास्थ्य संकट और लॉकडाउन की मार पड़ी है। बीते दिनों ही वाराणसी के साड़ी बुनकरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदेश में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और सरकार की ओर से कोई राहत न मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। अब बुनकरों की इसी स्थिति को देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर प्रदेश की योगी सरकार से मदद की अपील की है। तो एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी सरकार को घेर रही हैं, सरकार से वो बुनकरों की मदद करने के लिए गुहार लगा रही हैं क्योंकि बुनकर मुश्किल में हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस में वापस लौटे सचिन पायलट भी मुश्किल में दिख रहे हैं। पायलट के कांग्रेस में वापस लौटने के बाद भी गहलोत ने अपने तेवर नहीं बदले हैं। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जिससे राज्य का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ सकता है। तो क्या है सीएम गहलोत का वो फैसला जिससे पायलट को हो सकती है मुश्किल? इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में कब बाजी पलट जाए कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। करीब 2 सप्ताह पहले तक राजस्थान में कांग्रेस में सियासी कलह परवान चढ़ गया था। सचिन पायलट ने अपने बगावती सुर बुलंद कर रखे थे और गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। खैर, पार्टी आला कमान के मनाने के बाद पायलट की वापसी हो गई है, लेकिन अब सीएम गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे पायलट एक बार फिर नाराज हो सकते हैं। जी हां, सीएम गहलोत ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। दरअसल सचिन पायलट के अधीन रहे पीडब्ल्यूडी में तबादलों पर बैन होने के बावजूद गहलोत सरकार ने ये कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अलग अलग कई सूचियां जारी कर 11 अतिरिक्त मुख्य अभियंता और 122 XEN JEN समेत कुल 140 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पीडब्ल्यू विभाग में पायलट की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारियों पर तबादलों की गाज गिरी है। आपको बता दें कि सीएमओ के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग में ये तबादले किए गए हैं क्योंकि राज्य में तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे पहले सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में कलेक्टर SP को छोड़कर अन्य सभी विभागों के अफसर बदल दिए गए थे।
वहीं गहलोत सरकार के कई नेताओं का कहना है कि तबादला सूची को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि विधायक लंबे समय से पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादला करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने विधायकों को खुश करने की कवायद के तहत ही तबादले किए हैं। खैर, पायलट गुट के तबादलों की इन सूचियों के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। देखना होगा कि पायलट इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जहां राजस्थान में गहलोत साफ साफ इशारा दे रहे हैं कि पायलट की पसंद जरूरी नहीं, उनकी भी पसंद हो, दूसरी ओर पसंद जनता की भी बदल रही है और अब वो पीएम मोदी को इतना पसंद नहीं करती कि उनके नाम पर चुनाव जीत लिया जाए। ये बात खुद बीजेपी के नेता कबूल रहे हैं। आज उत्तराखंड के दिग्गज बीजेपी नेता ने स्वीकार किया कि मोदी का नाम लेकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। सरकार बनानी है तो काम करना होगा। उनके इस बयान के बाद पीएम मोदी की छवि को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, हर राज्य में नेता केवल मोदी के नाम को आगे रखते हैं। न सीएम का नाम बताते हैं, न ही पार्टी का नाम, केवल मोदी का जाप करते नजर आते हैं। लेकिन अब नेताओं का मन बदल चुका है। अब वो मानने लगे हैं कि मोदी के नाम से वोट नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर ने भी साफ कहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन चुनाव को जीतने के लिए विधायकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी के लहर के सहारे अब किसी की भी नैया पार नहीं होगी। खुद ही विधायकों को मेहनत करनी पड़ेगी। सबको प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाना होगा और वहां के लोगों से वोट मांगने होंगे। पहले की तरह अब ऐसा नहीं होगा कि मोदी के नाम से ही विधायकों को वोट मिल जाएगा। इन तमाम बातों के साथ ही बंशीधर ने अपनी पार्टी के विधायकों से ये उम्मीद की है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव के लिए मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। केवल बंशीधर भगत ही ये बात नहीं बोल रहे हैं कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है, बल्कि आंध्र प्रदेश में पार्टी नेताओं को संबोधित करने के दौरान राम माधव ने भी कहा था कि मोदी के दम पर लड़ाई में उतरने की कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसी 1% में रहेंगे। माधव ने कहा था कि आंध्र प्रदेश में विपक्ष की स्थिति में एक खालीपन है, हमें उस खालीपन को भरना है और 2024 में सत्ता में आने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करना है। जब पार्टी के दो दिग्गज नेता मान रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, तब तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई खत्म हो गया है मोदी का मैजिक? क्या अब मोदी नहीं है बीजेपी की जीत का दूसरा नाम? एक तरफ जहां पीएम मोदी का तिलिस्म टूट रहा है, तो वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार का तिलिस्म टूटता दिख रहा है, जिसके बाद लंबे समय से खामोश दिख रहे नीतीश कुमार अब एकदम से एक्टिव हो गए हैं। चुनाव सामने देख वो जनता को सौगात देने की बात कह रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव आते ही नेताओं की भाषा मधुर हो जाती है। उनके कंठ से बस जनता के भले की बात निकलती है, माने उनसे बड़ा जनता का कोई हितैषी है ही नहीं। जी हाँ, बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां विपक्षी नेता सरकार को कोसने में लगे हैं, वहीं सरकार के मुखिया जनता के लिए अपने पिटारे से फूल बरसाते हुए योजनाओं को अमली जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। अब सुशासन बाबू नीतीश कुमार भी बिहार की जनता के लिए सौगात लेकर आए हैं। नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार स्टार्टअप नीति के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए लोगों को प्रेरित करें। अगर वैकल्पिक चीजों की व्यवस्था से इसमें लाभ मिले तो उसे भी करें। साथ ही कौशल विकास मिशन के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करते रहें, ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध हो। युवाओं को इसके लिए प्रेरित करते रहें। ये सारी बातें नीतीश कुमार ने एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने आगे अपने सरकार का बखान करते हुए और आगे और अच्छा करने की बात करते हुए अधिकारियों से कहा कि हर घर नल का जल और घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। बचे हुए कामों को शीघ्र पूरा करें। गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में भी काम तेजी से करें। मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क योजना के तहत सभी बसावटों तक पक्की गली नाली का निर्माण भी पूर्ण करें। सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने वाले सभी घरों को चाबी सौंपें। नीतीश कुमार की सक्रियता से समझ आ रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जो बिहार की बदहाली पर चुप थे, जो स्वास्थ्य मुसीबत पर चुप रहे और बाढ़ से बदहाली पर चुप है। लेकिन अचानक वो गहरी निद्रा से जगे और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बिहार के विकास की बात करने लगे। मतलब चुनाव कुछ भी करवा सकता है। तो बिहार में चुनाव आया तो सरकार को जनता की याद आई और अब चुनाव जीतने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। बिहार में चुनाव के लिए राजनीतिक दल प्लान बना रहे हैं तो मध्य प्रदेश में प्लेन पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस बीच शिवराज सरकार द्वारा नया हवाई जहाज खरीदने का फैसला किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस के तेवर तीखे हो गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस तो पहले ही हमलावर है, अब इसमें विपक्ष भी कूद पड़ा है। लेकिन अब भोपाल में राज्य सरकार का नया सरकारी विमान आया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। प्लेन के भोपाल पहुंचते ही तमाम विपक्षी दल राज्य सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। शिवराज सरकार पर तंज कस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब स्वास्थ्य संकट के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है तो प्लेन क्यों खरीदा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया के बेहतरीन विमान में शिवराज, जनता के पास खाने के भी पैसे नहीं,
विधायक खरीदकर मुख्यमंत्री बने शिवराज अब 60 करोड़ की लागत से खरीदे गए बिजनेस क्लास जहाज में उड़ान भरेंगे। शिवराज जी किसानों की कर्ज माफी, कर्मचारियों के भत्ते और डॉक्टरों के वेतन के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्य इकाई ने भी तंज कसते हुए लिखा है कि स्वास्थ्य संकट खत्म करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 60 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदा है। अब जाहिर है कि इतने सवालों की बौछार के बाद बीजेपी कैसे चुप बैठी रहेगी। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नया विमान खरीदने की मंजूरी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दे दी थी। शिवराज सरकार ने तो सिर्फ इस विमान की डिलीवरी ली है। कांग्रेस को विमान नहीं चाहिए था तो उस समय कमलनाथ ने फाइल वापस क्यों नहीं करवाई और क्यों कैबिनेट से इसका अप्रूवल करवाया। अब बीजेपी ने तो कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात गिरती अर्थव्यवस्था से बढ़ रही लोगों की परेशानी की। मौजूदा हालात में न नौकरी है, न पैसा है और न ही सरकार की तरफ से मदद है। इस स्थिति में जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे आने वाले वक्त में संकट और गहराएगा। उन्होंने इशारा किया है कि सरकार जो सुविधा दे रही है उसे भी वापस ले सकती है। यानी लोगों के पास मदद का हाथ नहीं है, केवल परेशानियां ही साथ हैं। अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं, हालात काबू में आए नहीं, स्थिति में सुधार हुआ नहीं कि अभी से लोगों को चेतावनी देनी शुरू कर दी गई है। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि जैसे ही हालात में थोड़ा बदलाव होगा वैसे ही जनता पर बोझ डाल दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी के नियंत्रित होने के बाद वित्तीय क्षेत्र को बिना नियामकीय छूट के सामान्य संचालन पर लौटना होगा। दरअसल वो एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को नियामक छूटों और अन्य उपायों पर भरोसा किए बिना सामान्य कामकाज पर लौटना होगा। आरबीआई गवर्नर ने तो ये बता दिया कि अब जनता पर बोझ बढ़ने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि जनता को राहत कब मिलेगी। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं परिस्थिति और परेशान करने वाली है। फिच, आईएमएफ समेत कई रेटिंग एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था की बदहाली के संकेत दिए हैं। इस खतरे की आहट के बाद अब वित्त मंत्री को भी मानना ही पड़ा कि हाँ, विकास की रफ्तार पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। हम हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होगा। अब वित्त मंत्री कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, तो फिर क्या सरकार को इस संकट का आभास नहीं है? वो आने वाले वक्त में क्यों लोगों पर बोझ डालने जा रही है? सरकार के इस कदम से लोगों को धक्का लग सकता है। एक तो पहले ही महंगाई आसमान छू रही है और अगर सरकार भी सुविधाएं वापस ले लेगी तो जनता पर दोहरी मार पड़ेगी। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।